हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी आप सभी का हो गया है। उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाउस प्रॉपर्टी में किसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 से लेकर के 59 इसके साथ डील करता है। इसके बारे में बात करते हैं। छोटा चैप्टर है ये, लेकिन एग्जाम में 7 मार्क्स के अप्रोक्स तक का क्वेश्चन यहाँ से फिर भी आता है। तो छोटा चैप्टर और 7 मार्क्स है, तो एक अच्छा स्कोर आप इस चैप्टर में कर सकते हैं। चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अदर सोर्स में देखिए, हमने देखा था कि हमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए। सेक्शन 145। अकाउंटिंग दो बेस पे होती है, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, पैसा आया तो इनकम, गया तो खर्चा, इस बेसिस पे चलती है। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि उसमें आउट अक्रूवल बेसिस पे भी इनकम को ले लेते हैं। इनकम नहीं आई फिर भी इनकम बुक कर लेते हैं, अगर वो अक्रू हो गई है तो। एक्सपेंस भी दिखा देते हैं, वो चाहे आउटस्टैंडिंग हो फिर भी दिखा देते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इसमें ये बात जानना जरूरी क्यों है? ये चलता है इनकम माइनस एक्सपेंस के बेस पर। मतलब आपकी जितनी इनकम हुई वो ले लो और खर्चा हुआ वो लेस कर दो। अब अगर कोई कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होगा तो वो तो रिसिप्ट बेसिस पे इनकम लेगा, पेड बेसिस पे खर्चा बताए। बट अक्रूवल वाला नॉर्मली चलेगा। तो जब भी अदर सोर्स का कोई क्वेश्चन करे तो सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि वो कैश बेसिस अकाउंटिंग का है या अक्रूवल बेसिस का है। हालांकि ये अदर सोर्स से ज्यादा पीजीबीबी में काम आता है, वहां पे आपको चेक करना होता है। तो यहाँ नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पास्ट एग्जाम में क्या होता है कि 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और उससे 2-2 मार्क्स करके 6 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। पहला जो सेक्शन 56(1) और 56(2) पढ़ा था, इसमें अपन जानेंगे कि कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में आती है। फिर इस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा करा हो तो उससे रिलेटेड डिडक्शन की यहाँ बात होगी। फिर 58 कुछ खर्चों को लेस नहीं करने देता है, उसकी बात होगी। और 59 में डीम्ड इनकम के बारे में हम जानेंगे। मेन इसका सेक्शन है 56। ये सेक्शन बताता है कि कौन कौन सी इनकम जो है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आएगी। तो बहुत सारी इनकम से जो इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर एक इनकम दे रखी है, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। डायरेक्टर को मिलने वाला रेमुनरेशन। तो कोई भी डायरेक्टर एक कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है तो बदले में रेमुनरेशन लेता है। वो जो रेमुनरेशन मिल रहा है डायरेक्टर को, वो उसका अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है तो फिर उसे जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो सैलरी हेड में होगा, क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाएगा। हमने ये जाना था कि पहचाने कैसे, वैसे तो क्वेश्चन बता देगा, लेकिन जनरली ये माना जाता है अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो एम्प्लॉय भी है। तो होल टाइम डायरेक्टर दे रखा हो तो अज्यूम कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय भी है, और फिर उसका जो भी रेमुनरेशन है वो सैलरी हेड में जाता है। लेकिन अगर पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो हम ये मानते हैं कि वो पूरा टाइम तो दे नहीं रहा है, तो इसलिए वो एम्प्लॉय तो नहीं होगा। इसलिए उसका रेमुनरेशन हम अदर सोर्सेज हेड के अंदर दिखाते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था सैलरी रिसीव्ड बाय एमपीज एंड एमएलएज। मतलब सांसदों और विधायकों को मिलने वाली जो भी सैलरी है वो भी अदर सोर्स में जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं माने जाते, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक माने जाते हैं।
नेक्स्ट थिंग अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ी है, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। तो सबलेट से होने वाली इनकम अदर सोर्स में आती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत। टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर। अभी कोई भी रेस्टोरेंट या किसी जगह पर वेटर रहता है तो उसको टिप मिलती है, वो कहाँ जाए? वेटर को डायरेक्टली टिप मिले या उसके एम्प्लॉयर को पहले दी किसी ने और फिर उसके थ्रू मिले, कैसे भी मिल जाए आप, दोनों केसेस में वो टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। सर एम्प्लॉयर के थ्रू मिल रही है तो भी बिल्कुल, क्योंकि वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, उसको किसी ने दी, फिर उसने बस ट्रांसफर करी है। तो हमने ये सैलरी एड में ही पढ़ा है, तो सैलरी एड के अंदर भी वही बात दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर, वेटर को मिलने वाली टिप अंडर दी हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी, डायरेक्टली मिले या थ्रू एम्प्लॉयर के थ्रू होकर के मिले। नेक्स्ट पॉइंट था फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम। देखो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, और फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी ने कमाई तो वो टैक्सेबल होती है, और वो टैक्सेबल कौन से ऐड में होती है? अदर सोर्सेज ऐड के। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। देखिए अगर आपने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स जमा करा दिया है, मान लीजिए आपका टैक्स 20,000 बनता था, आपने 30,000 जमा करा दिया, तो जो 10,000 रुपए ज्यादा जमा करा दिए उसका रिफंड मिलता है, उसको बोलते हैं रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। बट अगर गवर्नमेंट इस रिफंड को देने में लेट कर देती है तो इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट और देती है। तो जो वो 10,000 मिल रहे हैं वो तो आप ही का पैसा है और आप ही को वापस मिल रहा है, वो कोई इनकम नहीं है। बट उस 10,000 के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट क्या है? आपकी अदर सोर्सेज की इनकम। तो इनकम टैक्स का रिफंड जो मिलता है, उस रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, वो 10,000 पे मान लो 200 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, वो 200 रुपए जो है वो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड अदर सोर्स। जब ज्यादा टैक्स जमा करा दिया जाता है तो उसका रिफंड मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। फैमिली पेंशन की बात करते हैं। फैमिली पेंशन क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उसके बाद में जो पेंशन का पैसा है वो उसके फैमिली मेंबर को मिलने लगता है। तो जो फैमिली मेंबर को पेंशन का पैसा मिल रहा है उसे ही बोला जाता है फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। टैक्सेबल कैसे होती है उसकर उस पर बात करते हैं। जितनी आपको फैमिली पेंशन रिसीव हुई उसमें से आपको एक एग्जम्पशन देनी होती है, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाता है। अब एग्जम्पशन कितनी दे, इसमें मुद्दा यही है। देखिए एग्जम्पशन के लिए क्या बोला गया है कि जितनी पेंशन आपको रिसीव्ड हुई वो लो, और 15,000 रुपीज। अब यहां पर क्या है कि दो प्रोविजंस लगते हैं, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड और 50,000 अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जा रहा है तो। बट अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम के साथ जा रहा है तो ये 15,000 की जगह 25,000 की लिमिट है। तो मतलब ये है कि अगर कोई डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना बोले तो 25,000 की है, बट अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम नहीं ले रहा, ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जा रहा है, तो स्टिल उसके लिए अभी भी लिमिट जो है वो 15,000 रुपए ही है। तो 15 के लिमिट 25 हुई है उन लोगों के लिए जो कि न्यू टैक्स एग्जाम ले रहे हैं, और जो ओल्ड टैक्स एग्जाम है उनके लिए लिमिट अभी भी 15,000 रुपए ही। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल करे थे इसको समझने के लिए। उसके बाद में बात आती है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड्स। अगर आप कोई भी LIC पॉलिसी लेते हैं तो LIC पॉलिसी कभी ना कभी जाकर के तो मैच्योर होगी, और जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तब आपको पैसा मिलेगा। तो उस पैसे की टैक्सेबिलिटी कैसे हो वो यहां पर हमने डिस्कस करी थी। तो लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड्स में हमने देखा था कि जो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा पॉलिसी मैच्योर होने पर, उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप जो प्रीमियम भर रहे थे वो कितना था। आप जो प्रीमियम भर रहे थे सपोज करिए वो सम अश्योर्ड के 10% के अंदर अंदर था, मतलब आपकी पॉलिसी मान लो 5 लाख की है और आप हर साल प्रीमियम दे रहे थे 40,000 का, परसेंटेज निकाले तो 10% से नीचे है। अगर आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे वो 10% के नीचे ही था हमेशा, तो फिर मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो आपके लिए एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(d). लेकिन एक भी साल में अगर आपका प्रीमियम पॉलिसी अमाउंट के 10% को क्रॉस कर गया, जिसको हम सम एश्योर्ड भी बोलते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें कुछ नोट भी लिखाए थे, आई थिंक मैंने आपको दिखाना एक बार क्या लिखाया था।
कुछ एग्जाम्पल करे थे अपन ने। अब एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था कि एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D इज अवेलेबल इफ एंटायर प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस इज अप टू ₹5 लाख इन अ ईयर। मतलब यहां पर अब एग्जम्पशन कहां तक रह गई है? 5 लाख तक ही रह गई है। डेथ पे अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो तो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट रहता है। तो अभी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो एग्जम्पशन है इसमें एक क्राइटेरिया और है। क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका क्या लिखा है अपने वर्ड, एक बार दिखाना मुझे वापस। ये नहीं, पीछे वाला वर्डिंग क्या लिखी है? एग्जम्पशन एंटायर प्रीमियम लिखा ना, ठीक है। तो यहां पर कंडीशंस क्या जोड़ी गई कि आप जो प्रीमियम भर रहे हो, अभी तक तो क्या कंडीशन थी? 10% की। वो 10% के अंदर होना चाहिए और वो 5 लाख रुपए के भी अंदर होना चाहिए। सपोज करो किसी की पॉलिसी है 60 लाख रुपए, ठीक है, और आपने 6 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, तो आप देखा जाए तो 10% के अंदर हो तो एग्जम्प्ट होनी चाहिए। बट यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दी कि वो 5 के ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पर जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट कब होगा? जब दो बातें पूरी हो। वो हर साल जो प्रीमियम जा रहा है वो पॉलिसी अमाउंट के 10% के अंदर होना चाहिए, और आपके प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख रुपए के भी अंदर होना चाहिए। तो 10% के भी अंदर होना चाहिए और 5 लाख के भी अंदर होना चाहिए। ये दोनों बातें यदि पूरी हो रही है तो जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट होगा। पहले सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि 10% के अंदर होना चाहिए। और डेथ के ऊपर अगर मिलता है तो डेथ के ऊपर मिलने वाला एग्जम्प्ट होगा, उसमें कितना भी प्रीमियम कैसे ही जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेथ के ऊपर मिलने वाला एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद में हमने बात करी थी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की। ये हमारे पीजीबीपी के अंदर भी आता है ये पॉइंट। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए ली जाती है? ऐसा एम्प्लॉय जो कि कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम की मैन बोलते हैं। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाले अमाउंट की टैक्सेबिलिटी कैसे हो? डिपेंड करता है कि पैसा मिल कैसे रहा है। देखो, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा 3 लोगों को मिल सकता है: एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेंबर। जो पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है वो उसके लिए पीजीबीपी हेड में जाता है। जो पैसा एम्प्लॉय को मिलता है वो उसके लिए सैलरी हेड में जाता है। और जो फैमिली मेंबर को मिलता है वो अदर सोर्स में आता है। तो बात तो यही है कंक्लूसिव, कि 3 हेड जो एम्प्लॉयर को मिलेगा वो पीजीबीपी में। यहां क्यों आ रहा है? क्योंकि फैमिली मेंबर को मिलने वाला पैसा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ये पॉइंट ऊपर वाले के लिए अगर आपको कभी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो ये मान के चलना कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% के अंदर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट था एग्जामिनरशिप रेम्यूनरेशन। मतलब आप एग्जाम की आंसर शीट्स चेक करने के बदले में जो पैसा वगैरह मिलता है वो जो है अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। फिर था रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। ये अपन हाउस प्रॉपर्टी में भी पढ़ के आ चुके हैं। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड मतलब खाली पड़ी हुई जमीन का जो रेंट मिलता है वो आपके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम ऐसी इनकम जो कि रेगुलर नेचर में नहीं होती है, कभी कभार होती है। पहले कौन सी इनकम से? ये जैसे लॉटरी लग गई किसी की, क्रॉसवर्ड पजल्स, वो इनकम है। किसी ने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया था, वो कंपटीशन जीत गया, जैसे केबीसी में मिलने वाला पैसा, तो कोई क्विज में मिलने वाला पैसा, कोई कार्ड गेम में मिलने वाला पैसा। तो इस टाइप की जो इनकम से ये कैजुअल इनकम कहलाती है। और कैजुअल इनकम भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और इस पे स्पेशल बात ये कि सीधा सीधा 30% का टैक्स लगता है इस पे। और वो टैक्स भी टीडीएस के रूप में कट जाता है। मतलब जब आपको कैजुअल इनकम मिलती है तो वो टीडीएस कट के ही मिलती है। हाँ, लेकिन 10,000 के अंदर अंदर अमाउंट है तो फिर उसमें टीडीएस नहीं कटता है। आप ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दे, कैजुअल इनकम रिसीव्ड 70,000 रुपीज, तो फॉर्मेट में कितना लिखोगे? ये 70,000 रुपीज मिले हैं, इसमें से टीडीएस कटा हुआ मानोगे तो ये कितने के इक्वल होगा? इसको 100 पे बनाना पड़ेगा, तो आप फॉर्मेट में 1 लाख रुपए लिखोगे। तो ध्यान रखना, अगर कैजुअल इनकम में से ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है तो उसको ग्रॉस बनाना है। टीडीएस की रेट इस पे 30% है 10,000 रुपए के बाद। तो अगर कभी भी आपको डायरेक्ट रिसीव्ड अमाउंट दे रखा हो या नेट करके दे रखा हो तो ध्यान रखना हम उसको ग्रॉस बनाएंगे।
कैजुअल इनकम में से कोई सा भी खर्चा लेस नहीं होगा। इस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा करा लेस नहीं होगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में पढ़ा था, कोई सा भी लॉस भी सेट ऑफ नहीं होता इस, खुद का लॉस भी सेट ऑफ नहीं होता इस। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए, कैजुअल इनकम में लॉटरी, कार्ड गेम्स। अब इस हेडिंग में आप हॉर्स रेस भी जोड़ सकते हो क्योंकि वो भी पूरा ही सेम टू सेम है। क्रॉसवर्ड पजल, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कोई क्विज, ये सारी चीजें आती है। कोई भी खर्चा करा लेस नहीं होगा। टैक्स की रेट 30% है, वो भी टीडीएस के रूप में ही काट लेता है पेमेंट करने वाला। टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर 10,000 तक की कैजुअल इनकम हो रही है। इन काइंड भी कमा सकते हो, मान लो आपको पैसे की जगह गोल्ड मिल रहा हो, कल को लॉटरी लगी लेकिन गोल्ड मिला उसमें, तो उस वो भी यहीं पर टैक्सेबल होगा। और उस पे टीडीएस कैसे काटेंगे सर? फिर उस पे टीडीएस काटने के लिए आपको पहले 30, जो भी आपके बनते हैं 30%, वो पैसा कैश में देना पड़ेगा, फिर अगला व्यक्ति आपको वो चीज देगा। तो इन काइंड कमाई, कल को गोल्ड मिल रहा है सर, तो वो टीडीएस तोड़ काट ऐसे थोड़ी काटेगा कि 30% हिस्सा गोल्ड का तोड़ के रख ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको 30% हिस्से का जितना भी पैसा बनता होगा वो अगले को देना होगा, फिर वो आपको चीज पूरी दे देगा। हॉर्स रेस पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे के सारे प्रोविजन सेम है इसके। उसके बाद में आती है अगली इनकम, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेस। ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति घोड़ों को पालने का बिजनेस कर रहा है, ओन एंड मेंटेन कर रहा है हॉर्सेस को। और ये हॉर्सेस कौन से हैं? ये ऐसे हॉर्सेस है जो रेस में दौड़ते हैं। तो ये नॉर्मल हॉर्सेस नहीं है जो शादी में बारात में इनमें आते हैं। ये कौन से वाले हॉर्सेस है? ये रेस में दौड़ने वाले हॉर्सेस है। तो अगर कोई ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस फॉर हॉर्स रेस का बिजनेस कर रहा है, तो हालांकि ये बिजनेस है, लेकिन फिर भी ये कहाँ टैक्सेबल किया गया है? अदर सोर्सेज में। सिंपल सा है इसका कंसेप्ट, जितनी इनकम हुई वो ले लो, जो भी आपको पैसा मिला हो मेंटेन करने से, और जो भी खर्चा हुआ हो वो लेस करो। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में हम पढ़ते हैं कि इसका लॉस ओनली इसी की इनकम से सेट ऑफ होगा, ये जरूर हम वहां पर पढ़ते हैं। अगला सेक्शन 56(2) क्लोज 7b इज डिलीटेड, तो इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है, पहले यहां से क्वेश्चन भी आता था, इंपॉर्टेंट भी था। बट 56(2) क्लोज 7b अबोलिश हो गया, डिलीट हो गया, तो इस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट ऑफ ग्रॉसिंग अप, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो तो आप इजीली जानते हो कि ग्रॉस कैसे बनाया जाता है। जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसको डिवाइड कर दो, वो कितने परसेंट के इक्वल है, तो 100 पर कितना होगा ये निकल जाएगा। तो ये वाला ग्रॉस अप करने के लिए आपको कुछ टीडीएस की रेट ध्यान होनी चाहिए। हमने अदर सोर्स में जैसे कैजुअल इनकम हो गई, हॉर्स रेस हो गई, इन पे 30-30% की रेट लगती है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और वगैरह मिलता है उस पर 10% की लगती है। तो वो ग्रॉस बनाना सीखा था, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। जैसे मान लो लॉटरी इनकम 2,10,000 रिसीव्ड हुई है, तो इसको ग्रॉस कैसे बनाओगे? ये 2 10 70 के इक्वल होगा, तो 100 पर हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो एक ग्रॉस बनाना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आएगा तो आपको आजकल दे ही देता है कि नेट है या ग्रॉस है। फिर हमने अगली इनकम पढ़ी थी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर्स एंड ऑल बॉन्ड्स, इन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो जनरली अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, और इनको जब बेचोगे तब जो फायदा होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ये नॉर्मल ही है। आपने डिबेंचर खरीदे, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। बेचते टाइम जो फायदा होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन। मत मान लो किसी का बिजनेस है ये, मतलब किसी के लिए सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट ना होके क्या हो, स्टॉक हो, करंट असेट हो, तो फिर तो उसका तो काम ही यही है। तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कहाँ जाएगा? पीजीवीपी में। और जब बेचते टाइम फायदा होगा वो भी कहाँ जाएगा? पीजीवीपी में ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो केस दे रखे हैं, अगर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्स में, और बेचते टाइम जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन में। लेकिन अगर ये किसी के लिए करंट असेट, मतलब किसी का बिजनेस ही सिक्योरिटीज में डीलिंग है, तो फिर उसके लिए इंटरेस्ट और सेल के टाइम पे जो भी मिलेगा वो सब पीजीवीपी में जाएगा। टीडीएस की रेट 10% है, लेकिन 5,000 तक कोई टीडीएस नहीं है। उसके बाद अगली इनकम पड़ी थी, इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड बाय एजेंट। यहां पर क्या हुआ कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है डायरेक्टली पॉलिसी सेल नहीं कर सकती किसी को, उसको बीच में एक एजेंट की जरूरत होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, और यहाँ दूसरी तरफ एक क्लाइंट है भाई। अब ये एजेंट ने क्लाइंट को पॉलिसी बेची, तो अब ये पॉलिसी बेचने के बदले में इंश्योरेंस कंपनी इसको क्या देगी? कमीशन, क्योंकि इसने पॉलिसी बिकवाई है। इस एजेंट को जो ये कमीशन मिलेगा ये इसके लिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता तो ये कमीशन कहाँ चला जाता? सैलरी हेड में। तो जो इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कंपनी से जो कमीशन मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। सिंपल सा पॉइंट है, कोई क्वेश्चन एज सच नहीं बनेगा।
नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन एंड एनहांस कंपनसेशन। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, देखिए ये आपने कैपिटल गेन में ही पढ़ा है कि कई बार जैसे मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी यहां से रोड बन रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर इस प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर लेगी। अब ये कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहां से रोड निकल रही थी, इनका घर बीच में आ रहा था। ये कंपलसरी एक्विजिशन करने पे जो पैसा मिलेगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इस प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, तो जो कंपनसेशन का पैसा मिलेगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और अगर एसएसी खुश नहीं है तो इसके लिए वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके उसने रिक्वेस्ट करी, उसको और कंपनसेशन मिला एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं एनहांस कंपनसेशन, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? वो भी कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि इस कंपनसेशन को देने में कल को गवर्नमेंट देरी कर देती है, तो गवर्नमेंट फिर क्या देगी आपको? इंटरेस्ट देगी। तो इस कंपनसेशन के ऊपर या एनहांस कंपनसेशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ टैक्सेबल होता है? अंडर दी हेड अदर सोर्स। और उस जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से आपको एक स्टैंडर्ड 50% का डिडक्शन और मिलेगा। अगर आपको मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट मिला है, तो उस 1 लाख में से 50% का डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल कितना होगा? 50,000। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या टैक्सेबल हो रहा है अदर सोर्स में? सिर्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है। और ये कंपनसेशन जो है वो कैपिटल गेन में सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में जाकर के टैक्सेबल होता है। तो यहां ध्यान रखिए, अदर सोर्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है कंपनसेशन पर मिलने वाला। और 50% की डिडक्शन और मिलती है, वो यहां पर दिया हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, और इसमें से एक फिक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50% की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट इनकम थी हमारी एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको किसी से कोई पैसा मिला किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में एडवांस में। आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी बेचनी थी 50 लाख में, कोई आपको 5 लाख रुपए एडवांस दे गया, वो बोला बाकी 1 लाख रुपए, बाकी के पैसे जो है वो 1 महीने में मैं दे दूंगा 45 लाख। वो नहीं दे पाया 1 महीने में बाकी पैसा, तो 5 लाख आपने क्या कर लिए? फॉरफिट, जब्त हो गए। तो 5 लाख कहाँ टैक्सेबल होंगे? वो टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जो एडवांस मनी फॉरफिट हुआ। हाँ, लेकिन 2014 से पहले इसका ट्रीटमेंट क्या होता था, ये आपने कैपिटल गेन में पढ़ा है। 2014 से पहले इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस किया जाता था। मान लो आपने आपकी प्रॉपर्टी 20 लाख की थी, 5 लाख रुपए जब्त कर लिए, तो 20 माइनस 5 होके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन में कितनी लेंगे? 15 लाख। लेकिन ये कब होता था? 1/4/2014 से पहले। आज की डेट में अगर कोई फॉरफिट करता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई भी पैसा या किसी भी ट्रांजेक्शन, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो एडवांस मनी फॉरफिटेड against any transaction is taxable under the head income from other sources। इसके बाद में हम बात करते हैं गिफ्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इसी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। गिफ्ट के अंदर देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि गिफ्ट मिलने के 3 मोड है। कैश में मिल सकता है, मूवेबल असेट मिल सकती है, और इमूवेबल असेट मिल सकती है। आपको पूरे साल में मिलाकर अगर 50,000 तक का कैश गिफ्ट मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। अब 50,000 से 1,000 भी ऊपर गया, मान लो 51,000 मिला, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 51 मिला है तो पूरा का पूरा 51,000 रुपीज टैक्सेबल होगा। तो ये अप टू ₹50,000 है तो पूरा एग्जम्प्ट है। और 50,000 रुपए को अगर क्रॉस कर गया तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कैश गिफ्ट के लिए। फिर अगला पार्ट अपन ने पढ़ा था स्पेसिफाइड मूवेबल असेट। स्पेसिफाइड वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि हर एक मूवेबल असेट के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। ओनली उन्हीं मूवेबल असेट के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा जिनका नाम यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो पहले तो प्रोविजन देखते हैं, प्रोविजन क्या बोल रहा है। प्रोविजन यहां पर बोल रहा है कि आपको मूवेबल असेट या तो बिना 1 रुपया दिए ही मिल गई हो तो ये ऐसे ट्रीटमेंट करोगे, और कुछ पैसा देके सस्ते में मिली है तो ऐसे ट्रीटमेंट करोगे। आपको जो मूवेबल असेट मिली है गिफ्ट में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। आपको जितनी भी मूवेबल असेट गिफ्ट में मिली है एक साल के अंदर, 2 3 4 5 7 जितनी भी, उन सबकी एफएमवी का टोटल करो। अगर वो 50,000 के अंदर अंदर है तो एग्जम्प्ट है, और 50,000 को क्रॉस कर गई तो वो टैक्सेबल होगी। तो मूवेबल असेट के गिफ्ट के लिए क्या प्रोविजन बना कि जितनी भी मूवेबल असेट गिफ्ट में मिली है पूरे साल में, उन सबकी एफएमवी देखो और टोटल कर लो। अगर वो 50,000 के अंदर अंदर है तो एग्जम्प्ट है, 50,000 को क्रॉस कर गया तो टैक्सेबल है। दूसरी तरफ क्या करा, यहाँ पे आपको फ्री में तो गिफ्ट मिला नहीं है, तो यहाँ पे फायदा देखा जाता है। कैसे?
एफएमवी ऑफ असेट माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन। मान लो कोई 70,000 रुपए की असेट थी, आपको 40,000 में ही मिल गई, तो आपका फायदा कितना हुआ? 30,000 का। तो 30,000 क्या 50 के अंदर अंदर फायदा हो रहा है क्या? तो एग्जम्प्ट है। और 50 के ऊपर गया फायदा तो वो टैक्सेबल। तो पूरे में रोल देंगे तो 50,000 का है। 50,000 का यहाँ भी तो अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो 50 ही देख रहे हैं कि 50 तक का फायदा है क्या, यहाँ भी आपका फायदा ही देखा जा रहा है 50 का। तो अल्टीमेटली 50,000 का फायदा अगर आप ले पा रहे हो किसी भी गिफ्ट से, तो वो टैक्सेबल किया गया, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट है, एफएमवी देखी जाती है। बट यहाँ पर एक ध्यान रखें कि हर एक मूवेबल एसेट के गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता, ओनली उन्हीं के गिफ्ट पे टैक्स लगता है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस लिस्ट में देखें तो ये सारी एसेट आती है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, बुलियन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सिमिलर टाइप ऑफ नेम कहां पर देखे थे? कैपिटल गेन में भी आते हैं, हालांकि एक दो नाम नहीं आते हैं, बुलियन शेयर और सिक्योरिटीज नहीं आते वहां पर। तो ये सारी चीजों के गिफ्ट पर ही टैक्स लगता है। इसके अलावा किसी ने मोबाइल फोन, बाइक, कार ऐसे कुछ गिफ्ट करा, कैमरा गिफ्ट करा, कुछ टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो मूवेबल है और इस लिस्ट में कवर नहीं। ओनली उसी मूवेबल असेट के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा जिसका नाम यहाँ लिस्ट में है। इसके अलावा अगर कोई भी मूवेबल असेट गिफ्ट में मिलती है किसी भी पर्सन को, तो उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है इमूवेबल असेट की बात। इमूवेबल असेट में भी वही दो केस है कि आपको इमूवेबल असेट गिफ्ट में मिली विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है तो एग्जम्प्ट है, और 50 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। उधर एफएमवी देख रहे थे, इधर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देख रहे हैं। उधर एग्रीगेट देखते हैं, इधर पर प्रॉपर्टी वाइज देखते हैं। मतलब उधर 3 गिफ्ट में मिली तो तीनों का टोटल करेंगे, इधर 3 गिफ्ट में मिली इमूवेबल तो तीनों अलग अलग देखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पर असेट वाइज है, उधर एग्रीगेट है। इधर क्या करते हैं देखो, गिफ्ट विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ पे भी पहले फायदा ही निकालते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ असेट कितनी है माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन कर दो, तो आपका बेनिफिट निकल के आ गया। अब ये बेनिफिट अगर आपका इस लिमिट के अंदर है, लिमिट कितनी है? 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, विच एवर इज हायर। मतलब बाकी जगह तो सिंपल सा प्रोविजन बना रखा है कि 50 के अंदर है तो एग्जाम, 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल। यहाँ क्या बोला कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो असेट की और लेस करो एक्चुअल कंसिडरेशन। सपोज करो असेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख रुपए और एक्चुअल कंसिडरेशन है 42 लाख। तो यहाँ पे बेनिफिट देखे तो कितने का हो गया? 2 लाख का बेनिफिट हो गया। 50,000 को क्रॉस कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाना चाहिए। बोले यहाँ ऐसे नहीं देखेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। पहले में तो मान लो जैसे 50,000 लिख दिया, दूसरे में एक्चुअल कंसिडरेशन मतलब ये 42 लाख का हम 10% करेंगे, जो कि आया 4,20,000। बोले अब इन दोनों में से हम हायर लेंगे, जो कि कितना है? 4,20। बोले इसको हम बोलेंगे टॉलरेंस बैंड। अगर बेनिफिट इस लिमिट के अंदर अंदर है, 4,20 तक का है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहां बेनिफिट कितना हो रहा है? 2 लाख। बोले कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका बेनिफिट 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन में से जो भी हायर है उसके अंदर अंदर ही है, तो फिर आपका गिफ्ट एग्जम्प्ट है। तो यहां पे ध्यान रखना, 50,000 और 10%, मतलब ये हो गया कि अगर 5 लाख से ऊपर की बात है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 5 लाख से ऊपर की वैल्यू का गिफ्ट है, तो आप क्या देखोगे फिर? एक्चुअल कंसिडरेशन का 10% ही जनरली। क्यों देखोगे? क्योंकि 50,000 कहां तक है? 5 लाख का 10% करोगे 50। तो आप ये सोचो कि 5 लाख के अंदर अंदर का गिफ्ट है, तो आपको कहां तक देखना है, बेनिफिट 50,000 के अंदर है या बाहर है। और अगर 5 लाख से ऊपर का गिफ्ट है, तो आप क्या देखोगे? 10% वाली लिमिट देखोगे। ये तो मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं, वरना आप ऐसे कर सकते हो, दोनों पॉइंट निकालो। बट आप ये देखोगे कि जब भी 5 लाख के ऊपर चला जाएगा एक्चुअल कंसिडरेशन, तो ऑलवेज हायर कौन सा आएगा? 10% वाला ही आएगा। तो आपको दो निकालने की भी जरूरत नहीं। और जब 5 लाख के नीचे रहेगा तो ऑलवेज हायर क्या आएगा? 50,000 ही आएगा। तो 5 लाख के अंदर अंदर है एक्चुअल कंसिडरेशन, तो 50,000 की लिमिट चेक करो। 5 लाख के ऊपर है तो एक्चुअल का 10% की लिमिट चेक करो, क्या आप उसके अंदर हो क्या, तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। क्लियर है ये बात सभी को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है यहां से।
अब हमने कुछ नोट पढ़े थे कि अगर किसी को मैरिज के टाइम पे कोई भी गिफ्ट मिल रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज इज फुल्ली एग्जाम। रिलेटिव से तो कभी भी गिफ्ट मिले एनी डे एग्जम्प्ट रहता है। तो रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिले एग्जम्प्ट है। मैरिज पे गिफ्ट मिलने वाला ब्राइड और ग्रूम के लिए एग्जम्प्ट है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है। इसके बाद में बात आती है रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। फिर हमने देखा था सर रिलेटिव में कौन कौन आता है। तो हमने ये देखा, देखो एक तो ये असेसी होता है और दूसरी तरफ होती है स्पाउस, इसका ससुराल पक्ष। तो असेसी के अंदर देखे, असेसी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इसके कौन कौन रिलेटिव है। ये सब जो दिख रहे हैं ये सब इसके रिलेटिव माने जाएंगे। असेसी के बराबर के उसके ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो रिलेटिव है। जो उसकी स्पाउस है वो भी इसकी रिलेटिव है। और स्पाउस के बराबर के कौन होंगे, स्पाउस के भाई बहन, वो भी असेसी के रिलेटिव है। असेसी से बड़े कौन होंगे, उसके माता पिता, मदर फादर, वो भी इसके रिलेटिव माने जाएंगे। माता पिता के बराबरी के कौन होंगे, उनके भाई बहन। तो पापा मम्मी के जो भाई बहन होते हैं, मामा मामी चाचा, ये सब भी कौन माने जाएंगे, रिलेटिव। और माता पिता से बड़े कौन है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, नाना नानी दादा दादी, ये भी सब क्या है, इसके रिलेटिव। अब इधर ससुराल पक्ष में चले तो सास ससुर इसके रिलेटिव माने जाएंगे। और सास ससुर के माता पिता वो भी इसके रिलेटिव माने जाएंगे। दोनों में फर्क देखे तो इधर मदर फादर के ब्रदर सिस्टर इसके रिलेटिव है, बट उधर सास ससुर के भाई बहन इसके रिलेटिव नहीं माने गए, वो बहुत दूर का हो गया फिर। अब छोटों की बात करें तो असेसी से छोटे कौन होंगे, इसके सन और डॉटर, ये भी इसके रिलेटिव है। और ऊपर जो भी लागा है उन सबके स्पाउस। कल को मान लीजिए पापा के भाई जैसे चाचा है तो वो रिलेटिव है। अब चाचा की शादी हो गई, चाची आ गई, तो वो भी रिलेटिव ही मानी जाएगी। तो ये ऊपर जो आए हैं, इनकी कल को शादी हो जाती है, कुछ की तो हो रखी है ऑलरेडी मम्मी पापा की इनकी, लेकिन जिसकी नहीं हो रखी उसकी बात हो रही है। जिनकी नहीं हो रखी उनकी कल को हो जाएगी, तो जो भी उनका स्पाउस होगा वो भी एसएससी का रिलेटिव माना जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, लोकल अथॉरिटी से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। विल में मिलने वाला गिफ्ट, वसीयत में मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलने वाला गिफ्ट जो कि 12 AB में रजिस्टर्ड हो वो भी एग्जम्प्ट है। किसी के अंतिम समय पे आपने बहुत उसकी मदद करी थी, उस वजह से वो जाते जाते आपको गिफ्ट दे गया। गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेयर इज फुल्ली एग्जम्प्ट, वो भी एग्जम्प्ट है। तो ये एग्जम्प्ट ही एग्जम्प्ट की लिस्ट है। लोकल अथॉरिटी से मिलो गिफ्ट एग्जम्प्ट है। किसी भी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलो गिफ्ट एग्जम्प्ट है। उसके बाद में हमने देखा कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट है। गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब किसी के अंतिम समय पे जाते जाते वो आपको गिफ्ट दे गया, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंतिम समय में मदद करी थी। तो ये जो गिफ्ट मिलता है ये भी पूरे तरीके से एग्जम्प्ट है। तो ये सारी बातें थी गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट से रिलेटेड। अच्छा, एक गिफ्ट एग्जम्प्ट की जितनी भी बातें हैं ना, ये सब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, जो पूरा गिफ्ट का प्रोविजन है ये किसके लिए है, इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा अगर किसी को गिफ्ट मिलता है ना, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं है। जैसे मान लो कोई कंपनी को गिफ्ट मिल गया 20,000, आप बोलो सर एग्जम्प्ट है क्या, कुछ एग्जाम नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये जितनी भी एग्जाम्पशन हम पढ़ के आ रहे हैं गिफ्ट की, ये ओनली एंड ओनली किसके लिए है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। सारी एग्जाम्पशन जितनी ओनली उन्हीं के लिए। तो ये था अपना गिफ्ट का पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में आप जो भी पैसा जमा कराओगे उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। हम डिडक्शन में एक सेक्शन भी पढ़ के आ चुके हैं, 80 TTA। सेविंग बैंक अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसकी डिडक्शन मिलती है 80 TTA में, कितनी, 10,000 रुपए तक की। तो वहां पर भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ये इंटरेस्ट कमाने के लिए आपने कहीं से लोन लिया था, मतलब कहीं से 5% की रेट पे लोन लिया, फिर पैसा बैंक में लगाया, 8% वहां से कमा लिए, तो क्या ये खर्चा लेस हो सकता है क्या?
आंसर इज यस, लेस हो सकता है। मतलब इंटरेस्ट को कमाने के लिए अगर कहीं से लोन लिया था तो जो उस पे इंटरेस्ट का खर्चा करोगे वो भी लेस हो सकता है। तो ये तो पूरे चैप्टर में ये वैसे भी जो भी खर्चा करोगे वो लेस हो सकता है। उल्टी डिडक्शन भी मिलेगी एटीटीटीए के अंदर। गिफ्ट के अंदर अपन ने एक और बात लिखी थी कि एचयूएफ के केस में एचयूएफ के सारे मेंबर उसके रिलेटिव माने जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। इवन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से एग्जम्पशन भी है। बैंक के इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन किसके पे है? पोस्ट ऑफिस के। कितनी एग्जम्पशन है, सवाल ये है। एग्जम्पशन कितनी? अगर आपका सिंगल अकाउंट है इंडिविजुअल तो 3,500 रुपए एग्जम्प्ट है। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस में ज्वाइंट अकाउंट खुला रखा है तो सेविंग अकाउंट पे जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से 7,000 रुपए एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये एग्जम्पशन है। इसके अलावा एटीटीटीए में जो डिडक्शन मिलती है वो तो मिलेगी 10,000 रुपए तक की। तो अगर मान लो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में किसी को 15,000 रुपए मिले तो 3,500 तो यही एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अदर सोर्स के अंदर वो 11,500 ही दिखाएगा और फिर एटीटीटीए में जाके 10,000 की डिडक्शन और ले लेगा। डबल फायदा है पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने पे। अब बैंक में एक ही जगह फायदा है, डिडक्शन मिलती है बस एटीटीटीए के अंदर। ये तो बस लिस्ट है एक, जो आपको लर्न करनी थी कि ये सारे एग्जम्पशन और टैक्सेबल की थी। समझने का ज्यादा नहीं था उसमें। रॉयल्टी इनकम, अभी किसी ने कोई भी बुक लिखी या किसी को पेटेंट कॉपीराइट यूज करने दिया तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है? रॉयल्टी। वो टैक्सेबल होती है अदर सोर्स में। रॉयल्टी का कोई डिडक्शन पढ़ा है क्या आपने? 80 QQB एंड 80 RRB, ये दो सेक्शन थे। बुक्स पर मिलने वाली रॉयल्टी का डिडक्शन 80 QQB में मिलता है। बुक्स के अलावा दूसरी चीजों पर जो मिलता है रॉयल्टी, तो रॉयल्टी की इनकम अगर कमाते हो तो एक बार तो पहले वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में, फिर उसकी बाद में जाके क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अगर बुक्स की रॉयल्टी है तो अदर सोर्स में तो इनकम दिखा दी, फिर 80 QQB में जाके उसका डिडक्शन दिखा दिया। कितना है भाई रॉयल्टी अमाउंट और 3 लाख विच एवर इज लेस। वहां पे भी कंडीशन थी, जब डिडक्शन पढ़ोगे तो देखोगे लमसम में मिल रही है तो वही ले लो, इंस्टॉलमेंट में मिल रही है तो बुक्स होल्ड के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और 80 RRB में भी किसकी मिलती है? कोई पेटेंट कॉपीराइट यूज करने दिया उसकी मिलती है। तो वहां पर उसके लिए क्या बोला गया है? उसके लिए यहाँ पर बोला गया है जितना मिला वो ले लो, और 80 RRB में डिडक्शन दे दो एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस। तो रॉयल्टी की जो मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन की वो 3 लाख रुपए, ये ध्यान रखना। आपने कोई प्लांट मशीनरी रेंट पे दी तो घर के अलावा अगर कुछ भी रेंट पे देके कमाते हो वो सब कहाँ टैक्सेबल होता है? अदर सोर्स में। तो अगर प्लांट मशीनरी रेंट पे देके कुछ कमाया तो वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इसके बाद में आ जाते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा था। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट्स में से मिलने वाला एक हिस्सा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। अब डिविडेंड जो भी मिलता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कुछ एग्जम्पशन वगैरह तो है नहीं, ये जो नोट्स में अपन ने काट दिया था कि कोई एग्जम्पशंस वगैरह अब रही नहीं है। तो डिविडेंड जो भी इनकम आप कमाओगे, अब ध्यान से इसको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। डिविडेंड में से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर। तो डिविडेंड इनकम जितनी भी मिली वो ले लो, और उसमें से क्या कोई खर्चा लेस हो सकता है? डिविडेंड इनकम को कमाने पर अगर कुछ खर्चा हुआ तो लेस हो सकता है क्या? नहीं होता, लेकिन एक खर्चा लेस हो सकता है, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट का खर्चा। मतलब आपने कहीं से उधार लिए पैसे, फिर वो पैसे उधार लेके किसी कंपनी में लगा दिए और उसमें आपको क्या मिल गया? डिविडेंड। तो उस डिविडेंड इनकम में से क्या लेस कर सकते हो? वो जो उधार लिए हुए पैसे पे इंटरेस्ट भरोगे ना, वो लेस कर सकते हो। बट वो भी डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। वो अपन ने लिख भी रखी है चीज, आप देखोगे ध्यान से तो वहां पर अपन ने लिखा हुआ था, तो ध्यान रखना। डिविडेंड इनकम में से एक ही खर्चा लेस हो सकता है, किस बात का? क्या आपने वो डिविडेंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट करा था वो पैसा आप कहां से लेके आए थे? लोन से। अब लेकिन उस लोन पे मान लो आपका डिविडेंड इनकम 1 लाख है और आपका इंटरेस्ट 40,000 बन रहा है, तो वैसे देखा जाए तो 1 - 40 60 की इनकम आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप कितना इंटरेस्ट लेस कर पाओगे? 1 लाख के 20% से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब 20 ही कर पाओगे चाहे आपका 40 क्यों ना हो।
तो ध्यान रखना जो खर्चा है वो डिविडेंड इनकम के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, और खर्चा भी सिर्फ एक ही, इंटरेस्ट का खर्चा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा था कि कौन सा डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। डिविडेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक फाइनल डिविडेंड जो कि बिल्कुल ईयर एंड पे मिलता है, एक इंटरिम जो कि साल के बीच में मिलता है, और एक डीम डिविडेंड जो कि डिविडेंड नहीं है फिर भी हम उसको डिविडेंड मान लेते हैं। कब कब टैक्सेबल होते हैं, ध्यान रखना, फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल होता है जब ये डिक्लेयर होता है। इंटरिम डिविडेंड होता है अनकंडीशनली मेड अवेलेबल, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मीन सारी टर्म्स कंडीशन पूरी कर ली गई है डिविडेंड बांटने से रिलेटेड। ये तो डिक्लेयर होते ही टैक्सेबल हो गया, ये डिक्लेयर के बाद अगली प्रोसेस होती है सारी कंडीशन फुलफिल करना। इंटरिम तब टैक्सेबल होता है, और डीम डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है, जब ये एक्चुअल में पे किया जाए, पेड। तो डिक्लेयर्ड, अनकंडीशनली मेड अवेलेबल एंड पेड, ये तीन अलग अलग टाइम पे टैक्सेबल हो रहे हैं, एमसीक्यू बनेगा, यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमने पढ़ा था डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है कि कोई चीज डिविडेंड नहीं है फिर भी उसको डिविडेंड मान रहे हैं, ऐसे माना जा रहा है जैसे आप डिविडेंड बांट रहे हैं, और इसमें आया है अमेंडमेंट, इस वजह से ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट, डीम डिविडेंड का कंसेप्ट भी। तो डीम डिविडेंड में क्या होता है, जैसे मान लो कि डिविडेंड कैसे मान लेते हैं ये, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी ने एक शेयर होल्डर को लोन दिया और असेट दिए, असेट दिए 1 लाख रुपए की। अब एक आगे जाके सेक्शन पढ़ेंगे जो यूं बोलता है कि अगर कंपनी एसेट देती शेयर होल्डर को तो हम तो ये मानेंगे डिविडेंड दे रहे हो जैसे। अब डीम डिविडेंड निकालते कैसे थे बताओ, कैसे निकालते डीम डिविडेंड? कंपनी के टोटल रिजर्व एंड सरप्लस लो और मल्टीप्लाई कर दो शेयर होल्डिंग परसेंटेज से। अभी जैसे यहाँ पर असेट बांटने पे भी डीम डिविडेंड लगेगा, और भी ट्रांजेक्शन है। अब जैसे इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस थे 10 लाख, और इसके पास शेयर होल्डिंग कितनी है 5%, तो 10 लाख का 5% डीम डिविडेंड हो जाएगा, 50,000 ऐसे माना जाएगा जैसे आपने डिविडेंड बांटा है। तो डीम डिविडेंड कैसे निकालते हैं, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस लो, मल्टीप्लाई कर दो शेयर होल्डिंग परसेंटेज। अब लेकिन बात यह कि डीम डिविडेंड का कंसेप्ट लगता कब कब है, क्योंकि निकालने का तरीका तो सब में ही सेम है, रिजर्व एंड सरप्लस मल्टीप्लाई शेयर होल्डिंग परसेंटेज। तो पहला अपन ने पढ़ा था 222A में, 222A बोलता था एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ असेट ऑफ द कंपनी। मतलब आप कभी भी अपने शेयर होल्डर को असेट दे रहे हो, मतलब आपको प्रॉफिट बांटने, बट प्रॉफिट के बांटने में आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर को क्या दे रहे हो, असेट दे रहे हो। जैसे आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया, तो मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, असेट। तो ऐसा माना जाएगा जैसे मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, और डीम डिविडेंड का कंसेप्ट लग जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट बोनस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या बांट रहे हो, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक बांट रहे हो फ्री में, बोनस के रूप में, तो भी क्या मान लिया जाएगा जैसे आप डिविडेंड बांट रहे हो। 222C कैपिटल गेन में भी आया था, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ भी बांटे, असेट बांटे या पैसा बांटे, ये माना जाएगा कि आप डिविडेंड बांट रहे हो। सेक्शन 46 में आया भी था ये। तो 222C क्या बोल रहा है, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटे या असेट बांटे, ये मानेंगे कि आप जैसे आप डिविडेंड बांट रहे हो। सेक्शन 46 में प्रैक्टिकली भी ये ध्यान रखिए। 222D क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ये रेगुलर क्लास में मैंने बताया था, कैपिटल रिडक्शन क्या होता है कि भाई कोई शेयर 10 रुपए का है, उसकी वैल्यू 2 रुपए कर दी, ताकि लाइबिलिटी को क्या किया जा सके, कम। ये क्यों करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है कंपनी को, तब करते हैं। तो अभी 10 रुपए के शेयर को 2 रुपए का बना रहे, तो शेयर होल्डर रेडी थोड़ी होगा, अब शेयर होल्डर को रेडी करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है उस समय, तो जो दे रहे हो आप उसको रेडी करने के लिए, ऐसा माना जाएगा जैसे आप डिविडेंड दे रहे हो। फिर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट 222E, 222E क्या बोलता था भाई, ये सेक्शन ये बोलता था कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी, क्या करे, लोन दे। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे रही है, अपन ने एक डायग्राम बना रखा है, आप उसको देखोगे ध्यान से, तो लोन देने वाली कंपनी कौन है, और जिसको लोन दे रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, उस शेयर होल्डर के पास क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर। नॉर्मली किसी को लोन दोगे तो 222E नहीं लगेगा, कब लगेगा, जब लोन लेने वाले व्यक्ति के पास में कम से कम
10% की शेयर होल्डिंग हो, जिसको अपन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा, पहली बात ध्यान रखना, 222 सिर्फ प्राइवेट कंपनी पे लगता है, बाकी सेक्शन सब पे लगते हैं। 222 ओनली प्राइवेट कंपनी पे लगता है, और वो भी कब लगता है, जब वो लोन बांटे। किसे बांटे? ऐसे शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ये सारी बातें पूरी होगी तो 222 ही लगेगा। और 222 ही बोलता क्या है फिर? वो बात तो सेम ही, रिजर्व एंड सरप्लस इनटू शेयर होल्डिंग परसेंटेज कर लो। इसका एक एग्जांपल भी है अपने नोट्स के अंदर, आखिरी आखिरी में जो क्लास के नोट्स थे, वहां पे एक पे लग रहा था, एक पे नहीं लग रहा था, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नया सेक्शन जुड़ा है 222F। ये मैंने रिवीजन वीडियो में आपको करवाया भी है, बताया भी कि इसका लिंक कैपिटल गेन के साथ में है। 222F में क्या है भाई? 222F बायबैक के टाइम पे शेयर होल्डर को जो भी पैसा मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ बायबैक, अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ बायबैक। इसके लिए आपको मेरी जो रिवीजन वीडियो है, जो अमेंडमेंट वीडियो है, वो देखनी पड़ेगी। अमेंडमेंट वीडियो में कैपिटल गेन देखना, कैपिटल गेन में समझ में आएगा ये। अभी सिंप्लीफाई करके बोलूं तो किसी भी व्यक्ति को बायबैक के टाइम पे कुछ भी पैसा मिल रहा है, बायबैक क्या होता है? कंपनी वापस, मान लो आप सब शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं, मैंने मेरे शेयर वापस खरीद लिया आपसे, तो इसको क्या बोलेंगे? बायबैक। बायबैक के टाइम पे आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको क्या मानेंगे? डीम डिविडेंड। और इसमें से कोई भी खर्चा लेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिए, एक ब्रैकेट में लिख लेना, डोमेस्टिक कंपनी से। तो किसी भी शेयर होल्डर को बायबैक के टाइम पे जो भी पैसा मिल रहा है फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, डीम्ड एज डिविडेंड। अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एट द टाइम ऑफ बायबैक, तो इसको माना जाएगा जैसे वो डिविडेंड ले रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको समझने के लिए लेकिन पहले कैपिटल गेन पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा, ये नया एडिशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें से कोई सा भी खर्चा लेस नहीं होता, जितना मिला पूरा टैक्सेबल है। 1 रुपए का कोई सा भी खर्चा लेस नहीं होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा 222F के अंदर। टैक्स रेट काम की नहीं है। अब अपन बात करते हैं इनकम्स के, बाद में कुछ सेक्शन आते हैं खर्चों के। वैसे तो पीजीबीपी में भी सिमिलर सेक्शन होते हैं। सेक्शन 58 क्या बोलता है कि भाई कुछ खर्चे आप लेस नहीं कर सकते। कौन से खर्चे हैं आपको पता ही है, अब तो आप पीजीबीपी पढ़ चुके हो, तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो। पर्सनल नेचर का खर्चा लेस नहीं कर सकते, कैपिटल नेचर का खर्चा है लेस नहीं कर सकते, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स लेस नहीं कर सकते। और भी था, किसी को आपने पेमेंट करा बिना टीडीएस काटे, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा बिना टीडीएस काटे, कुछ भी लेस नहीं कर सकते। और रेजिडेंट को बिना टीडीएस काटे पेमेंट करा तो 30% डिसअलाउड होता है, 70% अलाउड होता है, 70% लेस कर सकते हो। वो भी यहीं पे पढ़े थे हमने रेगुलर क्लास। 59 क्या बोलता है? आप किसी खर्चे को पहले लेस कर चुके हो, बाद में जाके वो पैसा मिल जाए, तो बाद में उसको क्या मानोगे? इनकम ही मानोगे ऑब्वियस। तो 59 बोल रहा है कि अगर आप किसी खर्चे की पहले डिडक्शन ले चुके हो, बट लेटर ऑन जाके वो पैसा तुम्हें वापस मिल जाता है, तो वापस मिल जाता है तो उसे क्या मानोगे? इनकम मान लोगे। ये बात इसके अंदर बोलेगी। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर थी। सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। आज जाके आप जो भी अपनी जीएसटी वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस कर लेंगे सारे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो जीएसटी वाली बुक में है वैसे आएंगे। हालांकि इंस्टीट्यूट की बुक में तो 3 ही क्वेश्चन है, वो आपको कर ही लेने, उसमें कोई टाइम लगेगा नहीं, और इसमें आपको कोई डाउट भी ऐसे सच नहीं आना है। ध्यान रखिए, 222F नया सेक्शन जो ऐड ऑन हुआ है वहां से आ सकता है। फैमिली पेंशन जहाँ की लिमिट चेंज हुई है, 25,000 हुई है न्यू टैक्स एग्जाम के लिए। 15-25 अभी दोनों है, 25 किसके लिए है? जो न्यू लेते हैं उसका। इसी तरीके से सैलरी में ध्यान रखना, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है किनके लिए? न्यू टैक्स एग्जाम वालों। ओल्ड वालों के लिए कितनी है? 50 है। तो ये ध्यान में होना जरूरी है, छोटे छोटे डिफरेंसेस। चलिए इससे आगे अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।